गांव की हवाओं में एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था। दिवाली का त्योहार था। हर घर में दीपक जल रहे थे। पटाखों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जहां अंधेरे और डर का साया मंडरा रहा था। इस गांव का नाम था कुंवरपुर, और यह गांव एक ऐसी गंदी प्रथा से जकड़ा हुआ था जिसके बारे में सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। यह प्रथा वर्षों पुरानी थी और गांव वाले इसे अपनी परंपरा कहते थे, लेकिन असल में यह परंपरा नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध थी। कुंवरपुर में दिवाली की रात सिर्फ पटाखों और दीपों की नहीं होती थी, बल्कि यह एक भयावह रस्म की रात होती थी। यहां हर साल दिवाली की रात एक गरीब घर की लड़की को गांव की इज्जत के नाम पर हवेली में भेजा जाता था, और वहां उस मासूम बच्ची या लड़की के साथ ऐसा अपराध होता था जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत राजीव कुमार, जो एक पत्रकार था, ने इस गांव की प्रथा के बारे में शहर में सुना। पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन जब उसने कई स्रोतों से यही खबर सुनी तो उसने तय किया कि वह खुद इस सच का पता लगाएगा। राजीव दिवाली से 2 दिन पहले गांव पहुंचा। उसने खुद को एक सरकारी कर्मचारी बताकर गांव वालों से घुलना मिलना शुरू किया। गांव में लोग बाहर वालों से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे राजीव ने गांव का मुआयना किया, उसे एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। दिवाली की रात जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, गांव में हलचल बढ़ती जा रही थी। औरतें अपने घरों में छिप छिप कर रो रही थीं। पुरुष चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती थी। राजीव ने गांव के एक बूढ़े आदमी राम सिंह से बातचीत की। बहुत मनाने और विश्वास दिलाने के बाद राम सिंह ने राजीव को गांव के अंधेरे सच के बारे में बताया। बाबूजी, यहां हर साल दिवाली पर गांव की एक गरीब लड़की की बलि चढ़ती है। उसे हवेली में भेजा जाता है और वहां गांव के अमीर जमींदार और उनके लोग उसके साथ हवस का खेल खेलते हैं। कोई उसकी चीखें नहीं सुन पाता, क्योंकि पटाखों की आवाज और ढोल नगाड़ों की गूंज सब कुछ दबा देती है। राजीव यह सुनकर हिल गया। उसने पूछा, लेकिन गांव वाले चुप क्यों रहते हैं? कोई रोकता क्यों नहीं? राम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबूजी, यहां जिसने भी आवाज उठाई उसका अंजाम बुरा हुआ। लोग डरते हैं कि अगर इस रस्म का विरोध किया तो गांव पर कोई अनहोनी आ जाएगी। यह हवेली वालों का फैलाया अंधविश्वास है। दिवाली की रात आखिर वह रात आ ही गई। हर घर दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन हवेली की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। राजीव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस को तैयार किया। वह किसी भी हाल में इस काले सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। उस रात गांव की एक 14 साल की लड़की सीमा को चुना गया था। सीमा के पिता खेतीहर मजदूर थे, बहुत गरीब। गांव के दबंगों ने उनसे साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें और उनके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीमा की मां रो रो कर बेहोश हो चुकी थी। पिता असहाय खड़े थे और गांव के दबंगों ने सीमा को जबरदस्ती हवेली की ओर धकेल दिया। राजीव छुपकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। हवेली में 4-5 दबंग आदमी शराब पी रहे थे। उनके सामने सीमा खड़ी थी, रोते हुए, कांपते हुए। उनमें से एक दबंग बोला, आज दिवाली की असली शुरुआत होगी। आज गांव की इज्जत बचाई जाएगी। राजीव का खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था कि अकेले इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सीमा की चीख, जैसे ही उन्होंने सीमा को पकड़ने की कोशिश की, उसकी जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। बाहर पटाखों की आवाजें तेज थीं, लेकिन हवेली के अंदर का यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। राजीव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। तभी अचानक गांव के 2-3 और लोग वहां आए, जिनमें से एक था राम सिंह। राम सिंह ने राजीव से कहा, बाबूजी, अब वक्त आ गया है। अगर हमें इस गंदी प्रथा को खत्म करना है तो आज ही करना होगा। राजीव ने तुरंत शहर में अपने चैनल को फोन किया और लाइव फीड भेज दी। कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। जैसे ही दबंगों ने सीमा पर हमला करने की कोशिश की, राजीव और राम सिंह ने शोर मचाया। बाकी गांव वाले भी धीरे धीरे वहां जुटने लगे, लेकिन दबंग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक बोला, यह हमारी परंपरा है, इसमें कोई दखल नहीं देगा। राजीव चिल्लाया,
ये परंपरा। गांव का यह काला सच धीरे धीरे और भी डरावना रूप लेने लगा। सुरेश और इंस्पेक्टर यादव ने जब गहराई से पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि इस प्रथा का संबंध केवल एक घर या एक दो परिवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव के कई बड़े घरानों में यह गंदी परंपरा जड़ जमाए बैठी थी। यह परंपरा असल में औरतों को दबाने और मर्दों की हवस पूरी करने का एक रास्ता था, जिसे लोग समाज और संस्कृति का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर यादव ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर पूछताछ शुरू की। पहले तो कोई भी सीधे जवाब देने को तैयार नहीं था। सब गोलमोल बातें कर रहे थे। कोई कहता हमारे बाप दादा से ऐसा ही चला आ रहा है, तो कोई बहाना बनाता हमने तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन जब सख्ती बढ़ी तब धीरे धीरे असलियत खुलने लगी। गांव के एक बूढ़े रामस्वरूप ने कांपते हुए सच उगला। उसने कहा, बाबूजी, ये सब उस समय शुरू हुआ था जब गांव में जमींदारी चलती थी। बड़े ठाकुर साहब की हवेली में औरतों को ले जाकर जबरन रखा जाता था। धीरे धीरे इसको लोग रीति रिवाज कहकर निभाने लगे। जिसने विरोध किया उसे गांव से निकाल दिया गया। यह सुनकर सुरेश का खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके गांव की औरतें बरसों से इस तरह की जुल्म सह रही थीं। लेकिन अब सवाल यह था कि इस गंदी परंपरा को कैसे खत्म किया जाए। उसी समय गांव की कुछ महिलाएं इंस्पेक्टर यादव से मिलने आईं। वे डरी सहमी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। सबसे आगे थी राधा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसने धीरे से कहा, साहब, हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन हम खुलकर बोल नहीं सकते। हमारे अपने ही पति और देवर इन प्रथाओं का हिस्सा है। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें जान से मार दिया जाएगा। इंस्पेक्टर यादव ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत सुरेश से कहा, अब वक्त आ गया है कि इस प्रथा को सबूतों के साथ उजागर किया जाए। केवल सुनी सुनाई बातों पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें पुख्ता सबूत चाहिए। इसके बाद सुरेश ने तय किया कि वह खुद इस सच्चाई को उजागर करेगा। उसने रात भर जागकर गांव की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कई बार उसने छिपकर देखा कि किस तरह कुछ घरों से रात के अंधेरे में जवान लड़कियों को उठाकर हवेली की तरफ ले जाया जाता था। एक रात उसने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि गांव के दो दबंग एक 17 साल की लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। लड़की चीख रही थी, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह सुरेश ने वह वीडियो इंस्पेक्टर यादव को दिखाया। अब पुलिस के पास ठोस सबूत था। उसी शाम पुलिस ने गांव में छापा मारा और ठाकुर हवेली से 3 लड़कियों को बरामद किया। हवेली के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के कोने में टूटी फूटी चारपाइयां, औरतों के कपड़े, जंजीरें और शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। साफ था कि इस हवेली में सालों से औरतों को कैद कर हवस का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें गांव के बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। असली मुश्किल अब शुरू हुई थी, क्योंकि गांव के ही कई लोग इन गुनहगारों के पक्ष में खड़े हो गए। वे चिल्लाने लगे, ये हमारी परंपरा है, पुलिस को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। गांव में तनाव फैल गया। एक तरफ पुलिस और सच का साथ देने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ वे लोग जो अपनी गंदी सोच को बचाना चाहते थे। इंस्पेक्टर यादव ने साफ कह दिया, कानून से बड़ा कोई रिवाज नहीं होता। अब यह प्रथा हमेशा के लिए खत्म होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या गांव की औरतें सच में इस डर और दहशत से बाहर निकल पाएंगी? क्या वे खुलकर आवाज उठा पाएंगी? सुरेश जानता था कि असली जंग अब शुरू हुई है। गांव की हवेली पर हुए छापे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मीडिया की गाड़ियां अगले ही दिन गांव में उतर आईं। कैमरों और माइक से लैस रिपोर्टर हवेली के बाहर खड़े थे और चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे, क्या सच में इस गांव में औरतों के साथ सदियों से ऐसा होता आ रहा है? कौन है इस प्रथा के पीछे का मास्टरमाइंड? गांव के कई लोग कैमरे के सामने आने से डर रहे थे, लेकिन राधा और 2 और महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और पत्रकारों के सामने सच बोल दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह छोटी उम्र की लड़कियों को हवेली में ले जाकर महीनों तक कैद रखा जाता था और जो वापस आती थीं, वे टूटी हुई जिंदगी लेकर ही लौटती थीं। यह बयान टीवी चैनलों पर चल गया और पूरा इलाका दहल उठा। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भरे पोस्ट लिखने लगे,
ये कैसी इंसानियत है? अगर यही परंपरा है तो इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मामला गरमाया, गांव के कुछ लोग पलटकर धमकियां देने लगे। सुरेश को कई बार रात में फोन आने लगे, ज्यादा हीरो मत बन, वरना तेरी लाश भी हवेली के पीछे वाले तालाब से मिलेगी। सुरेश डरा नहीं, उसने सब कॉल्स रिकॉर्ड किए और पुलिस को सौंप दिए। इंस्पेक्टर यादव ने सुरेश को सुरक्षा दी और केस को सीधे कोर्ट में ले गए। अदालत में माहौल बिल्कुल अलग था। ठाकुर और उसके साथी बड़े बड़े वकीलों के साथ खड़े थे। वे दलीलें दे रहे थे। मान्यवर, ये सब झूठी कहानियां हैं। गांव की बदनाम औरतें पैसे के लालच में ऐसे आरोप लगा रही हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन जब अदालत में हवेली का वीडियो और अंदर से मिली जंजीरें, कपड़े और गवाही पेश की गईं, तो सबकी आंखें खुली रह गईं। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि दबंग लोग लड़कियों को घसीटते हुए अंदर ले जा रहे हैं। गवाहों में राधा ने अदालत के सामने रोते हुए बयान दिया, मान्यवर, हमें इंसान नहीं समझा गया, हमें जानवरों की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। उसकी आवाज से पूरा कोर्टरूम गूंज उठा। अंततः महीनों चले मुकदमे के बाद अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। ठाकुर और उसके 12 साथियों को उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही आदेश दिया गया कि गांव की हर महिला को सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार दिया जाए और इस तथाकथित परंपरा को खत्म करने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। यह फैसला सुनते ही कोर्ट के बाहर भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन गांव लौटने पर सुरेश और राधा को पता चला कि असली लड़ाई अभी बाकी है। गांव के कई लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे, कानून तो आया और चला जाएगा, लेकिन हमारी रिवाज को कौन मिटाएगा? सुरेश ने उस दिन ठान लिया कि वह सिर्फ इस केस को नहीं लड़ेगा, बल्कि गांव में सोच भी बदलेगा। उसने महिलाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, नई सुबह, जिसका मकसद था औरतों को पढ़ाना, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा करना और आने वाली पीढ़ी को इस गंदी परंपरा से बचाना। धीरे धीरे गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। जो औरतें कल तक चुप थीं, आज वे अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करने स्कूल जाने लगीं। लेकिन इसके साथ ही दुश्मनी भी बढ़ने लगी। कुछ लोग सुरेश और राधा की जान लेने तक की साजिश रचने लगे। एक रात जब सुरेश संगठन की मीटिंग से लौट रहा था, तभी उस पर पीछे से हमला हुआ। 3 नकाबपोश लोगों ने लाठियों से उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय गांव की कुछ महिलाएं चीखती हुई दौड़ीं और हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया। सुरेश खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने वहीं जमीन पर लेटे लेटे कहा, अब ये लड़ाई और भी बड़ी होगी और हम इसे जीत कर ही दम लेंगे। सुरेश के हमले के बाद पूरे गांव में सनसनी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। सबको पता था कि यह हमला ठाकुर के बचे खुचे गुर्गों ने करवाया है, पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। गांव वालों की खामोशी अब भी सुरेश और राधा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राधा ने उसी रात नई सुबह संगठन की मीटिंग बुलाई। मिट्टी के चूल्हे के पास जलती लालटेन की रोशनी में औरतें बैठी थीं। सुरेश पट्टियों से लिपटा हुआ सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर हम चुप रहेंगे तो कल हमारी बेटियों का भी यही हाल होगा। हमें डर कर नहीं जीना, बल्कि डर को खत्म करना है। उसकी बातें औरतों के दिल को छू गईं। कुछ महिलाएं पहली बार खुलकर बोलीं, सुरेश भाई, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे संगठन की ताकत बढ़ने लगी। औरतें अपने घरों में विरोध करने लगीं। जो लड़कियां हवेली भेजने के लिए मजबूर की जाती थीं, उनकी माएं और बहनें अब डटकर खड़ी हो जाती। यह बदलाव गांव के मर्दों को नागवार गुजरने लगा। इसी बीच जिले के एक बड़े अखबार ने गांव की गंदी प्रथा पर विस्तृत रिपोर्ट छाप दी। यह रिपोर्ट पढ़ते ही जिले का डीएम और महिला आयोग की टीम गांव पहुंच गई। अचानक गांव में सरकारी गाड़ियां और पत्रकारों का जमावड़ा लग गया। ठाकुर का परिवार और उसके समर्थक तिलमिला उठे। वे खुलेआम कहने लगे, सुरेश और राधा ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पर इस बार हालात बदल चुके थे। अब औरतें भीड़ बनकर खड़ी हो जाती और कहती, इज्जत तब मिट्टी में मिली थी जब हमें हवेली में कैद किया जाता था। अब तो इज्जत वापस मिल रही है। जांच शुरू हुई। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं मिला। पुलिस ने जब उस कुएं की खुदाई करवाई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वहां से कई कंकाल और महिलाओं के कपड़े निकले। यह सबूत था कि दशकों से इस हवेली में न केवल शोषण होता था, बल्कि लड़कियों को मारकर वहीं दफना भी दिया जाता था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिन प्रथाओं को लोग परंपरा कहकर छुपा रहे थे, वे अब नरसंहार का चेहरा बनकर सामने थीं। कोर्ट ने इस बार मामला सीधे मानव तस्करी और हत्या की धाराओं में लिया। ठाकुर और उसके गुर्गों पर पुख्ता सबूत थे। उनके चेहरे का घमंड टूट चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुकदमे के दौरान सुरेश और राधा को फिर से धमकियां मिलने लगीं। कई बार उनकी झोपड़ी पर रात में पत्थर फेंके गए। एक दिन उनकी गाड़ी के ब्रेक काट दिए गए। राधा ने गुस्से में कहा, ये हमें डराना चाहते हैं, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यह लड़ाई सिर्फ हमारे गांव की नहीं, पूरे जिले की है। धीरे धीरे नई सुबह आंदोलन पूरे जिले में फैल गया। आसपास के गांवों की महिलाएं भी सुरेश और राधा के साथ जुड़ने लगीं। वे रैलियां निकालने लगीं। नारों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। औरत को इंसान मानो, परंपरा के नाम पर जुर्म बंद करो। अब यह मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया। विधायक और नेता भी बयान देने लगे। कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने ठाकुर परिवार की पैरवी शुरू कर दी। राजनीति ने इस मामले को और उलझा दिया, लेकिन अदालत और आंदोलन दोनों का दबाव इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार सरकार को गांव की गंदी प्रथा पर सख्त कानून बनाना पड़ा। हालांकि जीत अभी अधूरी थी। ठाकुर परिवार जेल में था, लेकिन उनके समर्थक आज भी गांव में मौजूद थे और एक साजिश चुपचाप तैयार हो रही थी, सुरेश और राधा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश।